नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 अप्रैल 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रमुख मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से आज की बड़ी खबर प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से किसी विशेष दिन में महत्वपूर्ण खबर को संक्षिप्त रूप में और सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उस खबर के संदर्भ में जितने भी अलग अलग आयाम हैं आप उनको समझ सकें। आज की बड़ी खबर को बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन दोपहर में 2 बजे अपलोड किया जाएगा। आज की बड़ी खबर के रूप में यह नया प्रयास आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में सहायक है। आज की बड़ी खबर के संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही उसे सब्सक्राइब करें। आज के हम अपने समाचार विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सत्र के विषय को देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है रूस से ईंधन और रक्षा व्यापार। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, भारत के द्वारा रूस से ईंधन और रक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार किया जा रहा है वो किस रूप में हो पाएगा उसके संदर्भ में चर्चा है। दूसरा आलेख भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के संबंध में है। दोनों देशों ने व्यापार को मजबूत बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसी के अलग अलग पक्षों की हम चर्चा करेंगे। तीसरा आलेख युद्ध से दुनिया भर में गेहूं के भंडार में कमी की भरपाई भारत द्वारा। वैश्विक स्तर पर रूस और यूक्रेन के द्वारा गेहूं की जो आपूर्ति की जा रही है उसमें बाधा पड़ी है। इस कारण से वैश्विक स्तर पर गेहूं की जो आपूर्ति है वह प्रभावित हुई है। इस आधार पर भारत जैसे बड़े उत्पादक देशों के पास एक मौका है कि वह उस कमी की भरपाई कर सकते हैं। हमारा आज का चौथा विषय है विकास कम समय में भी हो सकता है। अलग अलग प्रजातियों में विकास की जो स्थितियां हैं वो माना जाता है कि काफ़ी लंबा समय लेती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनुसंधान सामने आ रहा है कि यह कम समय में भी हो सकता है। हमारा पांचवा आलेख है सेना ने रूसी मैनपैड्स को शामिल किया। इसके माध्यम से प्रमुख रूप से भारतीय सेना की एक तरह से जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज का अंतिम आलेख होगा अट्टापड्डी में प्रागैतिहासिक अवशेष। इस आलेख में अट्टापड्डी के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक समय के मानव बसाव के साक्ष्य देखे गए हैं, उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अंत में विभिन्न विषयों की चर्चा के आधार पर संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न की उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के हम अपने पहले आलेख को देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 अलग अलग आलेखों को सम्मिलित रूप में चर्चा किया है। पहला आलेख है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील सीक्स टू डबल बायलैटरल ट्रेड इन 5 ईयर्स, यानी 5 वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया का ये जो समझौता है वो आपसी व्यापार को दोगुना कर देगा। और दूसरा आलेख है इंडस्ट्री सीज ऑस्ट्रेलिया पैक्ट लिफ्टिंग ट्रेड, यानी व्यापार जगत का ये मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच में जो व्यापार की स्थितियां हैं वो सुधरेंगी और भारत को एक तरह से इसमें ज़्यादा लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। यह आलेख प्रश्न संख्या 1 और 14 पर है और सामान्य अध्ययन में प्रश्न पत्र द्वितीय और तृतीय से संबंधित है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था से क्रमशः जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है जिसको ECTA नाम दिया गया है, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। इसके माध्यम से व्यापार के जो अलग अलग पक्ष हैं उनमें दोनों देशों के द्वारा मजबूती की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें आने वाले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में हमारा व्यापार है उसका दोगुना होगा। इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच में विभिन्न वस्तुएं, सेवाएं और लोगों की जो आवाजाही है उसको आसान बना दिया जाएगा। इस आधार पर माना जा रहा है कि जो भी भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहते हैं वो आसानी से एक तरह से पारस्परिक आधार पर जो कार्य वीजा है उसके आधार पर प्रवेश कर सकते हैं और वहां पर अपना अध्ययन करने के साथ साथ अगर वो किसी भी तरह का रोजगार भी वहाँ करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी उनके लिए बढ़ जाएंगी।
इसी के साथ साथ भारतीयों के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो पेशेवर सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें भारतीय जो शेफ हैं या योग से संबंधित जो अध्यापक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में आसानी से काम कर पाएंगे, क्योंकि इस समझौते के बाद उनको काम करने की अनुमति आसानी से मिल पाएगी। यह भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के नए अवसरों को खोलेगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण एक इसका पक्ष माना जा रहा है, जो आर्थिक होने के साथ साथ सामरिक भी है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बाद प्रमुख रूप से जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर काफी दबाव पड़ा। इस आपूर्ति श्रृंखला में चीन का महत्वपूर्ण स्थान है, और क्योंकि कोविड-19 की प्रारंभिक स्थितियां चीन से हुई, तो इसी कारण से जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इनकी तरफ से प्रयास है कि आपूर्ति श्रृंखला में कुछ विविधता लाई जाए, और इसके लिए भारत एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का यह जो समझौता है, यह वैश्विक स्तर पर जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें नए लचीलेपन को बढ़ावा देगा, और माना जा रहा है कि भारत इसके लिए सक्षम है। इस आधार पर माना जा रहा है कि भारत प्रशांत, जिसको हम हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कह सकते हैं, कारण हिंद महासागर का प्रमुख जो भाग है जो एक तरह से भारत के प्रभाव में है, और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र जो उससे लगता हुआ है, इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और इस आधार पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो स्थिरता है उसको भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्योंकि हम ध्यान रखें, यहाँ पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, और चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को व्यापारिक रूप में काफ़ी समस्याएं पैदा की गई हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक विकल्प के रूप में भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाकर एक चीन का विकल्प तैयार कर रहा है, और इस तरह की स्थिति अगर बढ़ती हैं तो भारत के लिए वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्व बढ़ाने और चीन की स्थिति को कमजोर करने की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के इस समझौते के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक जो प्रक्रिया चल रही है, खासतौर से जो विकसित देश हैं वो चीन पर अपनी जो आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय उन्होंने इसका नकारात्मक प्रभाव देखा है। तो आगे चलकर अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो चीन पर उतनी निर्भरता न रहे, इसके लिए वैकल्पिक जो आपूर्ति श्रृंखला है वह वैश्विक आधार पर बनाई जा रही हैं। और जब भी चीन से अलग हटकर एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाती है, भारत इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से स्थिति में आ जाता है, और भारत ऑस्ट्रेलिया का जो समझौता है ये इसको सही रूप में सिद्ध भी करता है। भारत ऑस्ट्रेलिया का ये जो समझौता हुआ है, इसके माध्यम से जो भारतीय निर्यात हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं, उनमें लगभग 96% ऐसे निर्यात हैं जिन पर लगभग शून्य शुल्क हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो उत्पाद हैं वो ऑस्ट्रेलिया में और सस्ते हो जाएंगे, और उनकी ऑस्ट्रेलिया में बिकने की जो स्थितियां हैं वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पर हम ध्यान रखें, कई श्रम प्रधान उद्योग हैं, यानी जहाँ पर श्रम ज़्यादा लगता है। जैसे अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो यहाँ से हमारा जो वस्त्र उद्योग है वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में निर्यात को कर पाएगा। तो श्रम सघन जो क्षेत्र है जैसे वस्त्र उद्योग, अगर वहाँ से एक तरह से निर्यात की स्थितियाँ बढ़ती हैं तो ये हमारे रोजगार की जो संभावनाएं भारत में उसको भी बढ़ाएंगी। तो इस रूप में भी यह समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हम भारत के निर्यात को लाभ की स्थितियों में देख रहे हैं। इसका एक दूसरा पक्ष है जहाँ पर भारत जो भी एक तरह से आयात ऑस्ट्रेलिया से आता है उसमें लगभग 70% आयात है, उस पर अलग अलग प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से तरजीह दी जाएगी। यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्पादों को जो भारत में आ रहे हैं अन्य देशों की तुलना में एक वरीयता दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कोयला, खनिज अयस्क और वाइन एक तरह से माने जा रहे हैं। इस समझौते के माध्यम से भारत को सेवा क्षेत्र में लाभ तो होगा ही, इसी के साथ साथ परिधान, कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल जो वस्तुएं हैं उनके क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लाभ होगा, और यह भारत के निर्यात को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ इस व्यापार समझौते को अगर हस्ताक्षर किया है तो इसका बड़ा कारण ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में, अगर हम ओशनिया क्षेत्र की बात करें, यानी हम प्रशांत महासागर के लगते हुए जो द्वीपीय देश हैं उनमें अगर हम एक तरह से देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे बड़ा एक तरह से निर्यात का भाग है। यानी सबसे ज़्यादा ओशनिया के क्षेत्र में भारत निर्यात ऑस्ट्रेलिया को करता है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत के शीर्ष 15 निर्यात के स्थलों की बात करें तो उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। तो इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है वह भारत के निर्यात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया है इसके माध्यम से भारत के निर्यात के बढ़ने की स्थितियां भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो आयात भारत में आ रहा है उसमें भी एक मजबूती आएगी। तो दोनों पक्षों को बराबर एक तरह से लाभ की स्थितियां इस समझौते से बन रही हैं। आज के हम अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, रूबल्स फॉर फ्यूल डिफेंस डील्स विद रशिया। रूस के साथ में ईंधन को लेकर जो भी हमारा लेन देन होता है या रक्षा उपकरणों को लेकर जो लेन देन होता है उसमें स्थितियां थोड़ी सी विषम हुई हैं।
इसका बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी देशों के द्वारा जो अमेरिका के नेतृत्व में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे भारत और रूस के द्वारा जो व्यापार करने की स्थितियां उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे वैश्विक तंत्र के माध्यम से सीधे व्यापार करना आसान नहीं है। इसीलिए अन्य जो विकल्प हैं उन पर भारत और रूस काम कर रहे हैं। प्रमुख रूप से वैश्विक स्तर पर भुगतान करने की जो प्रणाली है स्विफ्ट, उसमें से एक तरह से रूस को हटाने की स्थितियां बन रही हैं। यानी स्विफ्ट का उपयोग करके और वैश्विक स्तर पर जो व्यापार की मुद्रा है डॉलर, उसमें किसी भी तरह का व्यापार रूस के साथ करना अब आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। और इस तरह के जो प्रतिबंध हैं पश्चिमी देशों के, जिससे स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग नहीं हो सकता है, डॉलर मार्क का व्यापार के लिए उपयोग नहीं हो सकता है, तो भारत और रूस के द्वारा दोनों ही तंत्र उनसे अलग हटकर रुपए और रूबल, यानी भारत की मुद्रा और रूस की मुद्रा, उसके तंत्र में एक तरह से भुगतान करके जो व्यापार की स्थितियां हैं उनको सुव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसके आधार पर भारत और रूस के बीच में जो व्यापार की स्थितियां हैं उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा दोनों देशों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से अलग हटकर भारत और रूस के बैंक आसानी से व्यापारिक स्थितियों के लिए लेन देन कर सकें, इसीलिए रूस के केंद्रीय बैंक ने और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक जो टीम है, उन्होंने आपस में बैठक करके इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास ये किया कि ऐसे बैंकों की पहचान की जाए जिनके पास पश्चिमी देशों का प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन बैंकों के माध्यम से भुगतान की जो प्रक्रिया है वो की जा सकती हैं, जिससे भारत और रूस के जो व्यापार हैं उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। इसी के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने एक विशेष अंतर मंत्रालयीय समूह का गठन किया है, जो रूस के साथ व्यापार के लिए भुगतान के संबंध में जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए अलग अलग उपाय बताएगा, और उसके आधार पर रूस के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो लगातार चलते रहेंगे। हम ध्यान रखें, रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद भी भारत के द्वारा रूस से जो कच्चा तेल एक तरह से प्राप्त किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी नहीं हुई है। अगर हम आंकड़ा देखें तो 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम 13 मिलियन बैरल रूसी तेल हमने एक तरह से खरीदा है। अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें, यानी हम पूरे 2021 की बात कर रहे हैं, तो हमने केवल 16 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था। यानी जो खरीद हमने पूरे 2021 में करी थी उसका अगर हम देखें तो लगभग 70 से 80% हमने केवल शुरुआती 2 से 3 महीने में ही कर लिया है। यह आंकड़ा दिखा रहा है कि रूसी तेल को खरीदने के मामले में हम पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध है उनको एक तरह से किनारे हटाकर अपने प्रयास को बढ़ा रहे हैं। और भारत का एक तरह से मानना भी यह है कि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध अवश्य लगाया है, लेकिन अभी भी यूरोप की गैस की जो बड़ी आवश्यकता है वो रूस से पूरी हो रही है। यानी यूरोपीय देशों के द्वारा रूस से जो गैस ली जा रही है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो आसानी से ले रहे हैं, लेकिन भारत के द्वारा अगर कच्चा तेल रूस से खरीदा जा रहा है तो उसको लेकर एक विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों के द्वारा दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं और भारत इसी का विरोध कर रहा है। इसीलिए रूस के साथ कच्चा तेल खरीदने को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भारतीय रुपए और रूस की मुद्रा रूबल उसके अनुसार एक तरह से लेन देन करने के प्रस्ताव बन रहे हैं, जिससे कि डॉलर और जो स्विफ्ट का तंत्र उससे बचा जा सके। यानी भारत किसी भी स्थिति में रूस का जो तेल का आयात हमारे यहाँ आ रहा है उसको रोकने की स्थिति में नहीं जा रहा है, और ये दिखा रहा है कि भारत पश्चिमी देशों के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। रूस से जो भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं उससे अलग एक दूसरा क्षेत्र अगर हम देखें तो हम रक्षा प्रणालियों की अगर हम बात करें तो भारत में अभी भी रक्षा के जो उपकरण है उसका जो बड़ा भाग है वो रूस से एक तरह से आता है, और इस आधार पर अगर हम देखें तो उस पर भी सरकार बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दे रही है। सरकार का ये कहना है कि अक्टूबर 2018 में S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के लिए 5.43 अरब डॉलर का एक सौदा हुआ था। 2018 में जब यह समझौता हस्ताक्षर किया गया था भारत और रूस के बीच में, तो अमेरिका का एक कानून है काटसा, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसके माध्यम से एक तरह से भारत पर प्रतिबंध लग सकते थे। तो उन प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपए और रूबल का जो विनिमय है उसके माध्यम से भुगतान की प्रक्रियाएं की गई, जिससे कि यह जो समझौता है S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का उसे रोका न जाए। इसी तरह का जो कुछ तंत्र है वह भारत के द्वारा वर्तमान में भी रक्षा प्रणालियों के खरीद में अपनाने की बात चल रही है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो जो भी हमें अलग अलग कलपुर्जे गोला बारूद इसकी जो आवश्यकता है उसके संबंध में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के भाग में जो भी एक तरह से गतिरोध चीन के साथ था
उसके कारण हमने पिछले 2 वर्षों में अपने सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण रूप में आपातकालीन खरीद कर ली है। यानी हमारे पास कलपुर्जे, गोला बारूद और आपातकालीन खरीद का इतना भंडार है कि हमें वर्तमान में कोई इस तरह की चिंता नहीं है कि हमें आपातकालीन आवश्यकता के लिए खरीद कहां से मिलेगी। तो रूस से हमने पहले ही आपातकालीन रूप में जो अपना स्टॉक है वो रक्षा क्षेत्र में बनाकर रखा है। भारत के द्वारा अपनी वायुसेना के लिए रूस से 12 सुखोई 30 MKI विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू जेट एक तरह से खरीदने की स्थितियां बन रही हैं और इस तरह के सौदे अभी पाइपलाइन में ही हैं, यानी एक तरह से समझौते की स्थितियों में जा ही रहे हैं। तो उन पर भी एक तरह से विचार किया जा रहा है कि उन समझौतों को अंतिम रूप में कैसे हस्ताक्षर किया जाए और खरीद को कैसे सुनिश्चित किया जाए वर्तमान विवाद की स्थितियों में। इसी आधार पर प्रमुख रूप से रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि जितने भी प्रत्यक्ष आयात के सौदे रूस से होने वाले हैं उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे आयात जिनको हम हटा सकते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं का उत्पादन भारत में किया जा सकता है। तो रक्षा के क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ आयात जो हम रूस से मंगाते हैं उसका उत्पादन हम भारत में ही प्रारंभ करेंगे। तो इस रूप में भी जो रक्षा उपकरण है उनको लेकर कोई कमी भारत में नहीं होगी। रक्षा के क्षेत्र में हम जो भी उपकरण बाहर से आपूर्ति करते हैं उसमें हमारी रूस पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो हमने अपने आयात को थोड़ा घटाया है और इस आधार पर रूसी उपकरणों पर हमारी जो निर्भरता है वो भी थोड़ी घटी है। अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट को देखें तो 2012 से 16 के बीच में और 2017 से 2021 के बीच में भारत का जो रक्षा आयात है उसमें 21% की कमी आई है। लेकिन इस समय में भी रूस हमारा सबसे बड़ा हथियार का आपूर्तिकर्ता बना रहा है। रूस के द्वारा भारत को जो हथियारों की आपूर्ति की जाती है, अगर हम 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच की समय सीमा को ही लें तो रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस समय सीमा के बीच की स्थितियों को देखें यानी 2012 से 2021 के बीच में, तो रूस का जो भी हथियारों का आयात भारत में होता है उसमें लगभग 47% की गिरावट आई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हम हथियार रूस से लेते हैं उसमें हमने विविधता लाई है। यानी हमारे हथियार के आपूर्तिकर्ता के रूप में इजराइल, फ्रांस या अन्य देशों की भी एक तरह से स्थिति मजबूत हुई है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत के द्वारा रक्षा उत्पादन में जो घरेलू भाग है उसको तेजी से आगे बढ़ाया गया है। तो यह भी एक तरह से स्थिति है कि हम घरेलू अपना उत्पादन रक्षा क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, तो बाहरी आयात पर हमारी निर्भरता है वो थोड़ी घटी है। लेकिन अभी भी क्योंकि रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है तो हम रक्षा खरीद को लेकर एक तरह से रुपए और रूबल में जो समझौता हो सकता है कोई भी आर्थिक लेन देन के लिए, उस आधार पर आगे चलकर रक्षा जो समझौते हैं उनको भी एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा हम ईंधन के क्षेत्र में एक तरह से कर रहे हैं या S-400 वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में हम इस तरह के रुपए और रूबल के बारे में जो विनिमय है उसको लेकर एक समझौते की स्थितियों में गए थे 2018 में, तो उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अलग अलग विकल्प हैं जिनके आधार पर चाहे हम ईंधन की बात करें या अलग अलग प्रकार के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की बात करें, रूस के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है उस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं। एस वॉर डिप्लीट्स व्हीट ग्रेनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया लुक्स टू फिल द वॉइड। जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थितियां बढ़ी हैं, वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से गेहूं का जो निर्यात होता है उसमें एक तरह से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हम विश्व में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े गेहूं के उत्पादक हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मौका है कि जो वैश्विक स्तर पर एक कमी है गेहूं के निर्यात की, उसकी भारत के द्वारा भरपाई की जाए। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं का जो निर्यात है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा और पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर एक तरह से दबाव बना हुआ है। उसका बड़ा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन गेहूं के निर्यात में लगभग 25% का हिस्सा रखते हैं। हम ध्यान रखें कि यहाँ पर युद्ध का जो कारण है वह एक महत्वपूर्ण रूप में अवश्य है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके कारण से रूस का जो गेहूं है वो भी वैश्विक बाजार में नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कारण से रूस और यूक्रेन दोनों का ही जो निर्यात है वो एक तरह से प्रभावित हुआ है और वैश्विक स्तर पर गेहूं की जो आपूर्ति है वो घटी है। तो अगर गेहूं की आपूर्ति कम होगी तो गेहूं के मूल्यों में भी वृद्धि होती है और जिन देशों के द्वारा गेहूं का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है उनके द्वारा नए प्रकार के जो विकल्प हैं वो एक तरह से तलाशे जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में विश्व में चीन के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, इसीलिए भारत एक विकल्प के रूप में माना जा रहा है और वैश्विक स्तर पर गेहूं की जो भी कमी है उसकी भरपाई भारत के द्वारा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं, इसका कारण यह है गेहूं की आपूर्ति कम हुई है
और बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर अगर भारत निर्यात करता है तो हमें एक तरह से ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात की एक तरह से योजना बनाई जा रही है। रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करें 2017 से 2021 के बीच में, यानी 4 साल के समय में उन्होंने क्रमशः 183 मिलियन टन और 91 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है। इसकी तुलना में अगर हम भारत की बात करें इसी समय अवधि में, तो हमने अपने कुल भंडार का एक मामूली हिस्सा ही निर्यात किया है, यानी यह भाग है 12.6 मिलियन टन। तो हम रूस और यूक्रेन की तुलना में बहुत कम निर्यात करते हैं, लेकिन हमारे पास उत्पादन ज्यादा है, यानी संभावना है जो हम आगे कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर रूस और यूक्रेन के बाद अगर हम गेहूं के अन्य 5 बड़े निर्यातक देशों की बात करें, इसमें यूरोपीय संघ 157 मिलियन टन, संयुक्त राज्य अमेरिका 125 मिलियन टन, कनाडा 112 मिलियन टन और ऑस्ट्रेलिया 83 मिलियन टन के साथ 5 अन्य बड़े गेहूं के निर्यातक हैं। अगर हम 2017 से 2021 में ये 4 वर्ष की अवधि को ले लें, तो इस अवधि में भारत में गेहूं का जो कुल मिलाकर आपूर्ति थी वो 613 मिलियन टन थी। इसमें उत्पादन, मौजूदा स्टॉक यानी जो हमारे पास भंडार है और आयात की स्थितियां सब कुछ मिलाकर है। इसमें से अगर हम देखें तो हमने केवल 2% निर्यात किया। हमारे पास जो भी आपूर्ति थी उसका 80% हमने घरेलू खपत के लिए उपयोग किया और बचा हुआ जो भाग है उसको संग्रहित किया, यानी 80% घरेलू खपत, 2% निर्यात। तो हम कह सकते हैं लगभग 18% है वो हमारे पास भंडार करके रखा हुआ है। 2017 से 2021 के 4 वर्षों में भारत ने जो भी उसके पास गेहूं की आपूर्ति थी 613 मिलियन टन, उसका मात्र 2% भारत ने निर्यात किया। इसकी तुलना में अगर हम विश्व के सबसे बड़े गेहूं के निर्यातक देशों की बात करें, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, तो 2017 से 2021 के बीच में वहां पर गेहूं की आपूर्ति 404 मिलियन टन थी और उसमें से उन्होंने 31% का निर्यात किया था। आप देखें भारत का केवल 2%, अमेरिका का 31%। कनाडा की अगर हम बात करें तो इन्हीं 4 वर्षों में उनकी आपूर्ति थी 186 मिलियन टन और उन्होंने 60.5% का निर्यात किया। इसी समय में ऑस्ट्रेलिया के पास जो गेहूं की आपूर्ति है वह थी 146 मिलियन टन और उन्होंने अपनी कुल आपूर्ति का 57% निर्यात किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका को भी ले लें, तो यहाँ पर उतनी बड़ी आबादी नहीं है जितना वो उत्पादन करते हैं, इसीलिए निर्यात ज्यादा है। भारत में जनसंख्या अधिक है, इस कारण से उत्पादन का जो बड़ा भाग है वह घरेलू खपत में उपयोग होता है, लेकिन हमारे पास जो भी एक तरह से बचा हुआ भंडार है वो निर्यात की स्थितियों में जा सकता है। रूस और यूक्रेन से जो गेहूं निर्यात किया जाता है वह प्रमुख रूप से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचता है। मिस्र गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश है क्योंकि अपनी जरूरतों का 93% वह आयात करता है और प्रमुख रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों पर उसकी निर्भरता ज्यादा है, यानी रूस और यूक्रेन। दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में इंडोनेशिया है जो अपनी आवश्यकता के लिए लगभग 30% रूस और यूक्रेन पर निर्भर करता है। मिस्र और इंडोनेशिया अपने यहाँ गेहूं के आयात के लिए भारत पर एक तरह से निर्भरता बना सकते हैं। रूस और यूक्रेन के गेहूं पर अगर हम निर्भरता की बात करें तो अफ्रीकी देशों में सूडान की निर्भरता 60%, तंजानिया की 64%, लीबिया की 53%, ट्यूनीशिया की 52%, लेबनान 77%, यमन 50%। और अगर हम संयुक्त अरब अमीरात सहित पूरे पश्चिमी एशिया की बात करें तो 42% गेहूं की आपूर्ति के लिए वह रूस और यूक्रेन पर निर्भर करते हैं। भारत प्रमुख रूप से मिस्र, तुर्की, नाइजीरिया, अल्जीरिया, पश्चिमी एशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, मोरक्को और तंजानिया पर एक तरह से ध्यान दे रहा है क्योंकि यह इसके आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर परिवहन व्यय अधिक नहीं होगा, तो वो आसानी से एक तरह से गेहूं का निर्यात कर सकता है। इसीलिए इन देशों पर भारत ने गेहूं के निर्यात की जो स्थितियां हैं उसके लिए प्रमुख रूप से फोकस बनाया है। हम ध्यान रखें भारत में गेहूं की कटाई का जो मौसम है वो मार्च से मई है, यानी वर्तमान स्थितियों में गेहूं कटकर एक तरह से बाजार में पहुंच रहा है और ऐसी स्थिति में आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और माना जा रहा है कि इस बार भी गेहूं की जो फसल है वो भारत में बम्पर हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो बफर स्टॉक है वो बड़ी मात्रा में है, यानी जितना हमें आपातकालीन गेहूं का भंडार चाहिए वो महत्वपूर्ण रूप में इकट्ठा है। इस आधार पर हमारे पास जो भी गेहूं का उत्पादन बढ़कर आ रहा है उसको हम निर्यात करने की स्थितियों में ले जा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास अधिशेष गेहूं है जो अतिरिक्त रूप में है उसका निर्यात करते समय भारत की जो घरेलू जरूरतें हैं उनको ध्यान हम अवश्य रखें। ऐसा ना हो कि हम एक तरह से इसे निर्यात करें और बाद में भारत में गेहूं की कमी हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ पाए। इसी के साथ साथ भारत में गेहूं की जो कीमतें हैं
उनकी स्थिरता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमारी जो आंतरिक खपत है उसके लिए गेहूं उपलब्ध रहना चाहिए। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हो, अगर सरकार गेहूं का निर्यात करना भी चाहती है। हम ध्यान रखें, अगर भारत से गेहूं का निर्यात किया जाता है तो जो भी जमाखोर या काला बाजारी करने वाले हैं वो भारतीय बाजार में गेहूं की कमी लाकर एक तरह से गेहूं के मूल्य बढ़ा सकते हैं, और ये एक तरह से भारत में स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसीलिए कीमतों की स्थिरता भारत में निर्यात के बाद भी बनी रहे, यह सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत गेहूं के निर्यात करने की स्थितियों में अवश्य जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक विवादास्पद बिंदु भी है। अगर हम एफसीआई की बात करें, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार की तरफ से अनाज की खरीद कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भंडारण करती है, तो जो भी एफसीआई के भंडार हैं गेहूं के, उनके निर्यात करने के लिए स्थितियों में थोड़ी सी समस्या है। डब्ल्यूटीओ के अगर हम कृषि समझौते की बात करें, उसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि अगर किसी देश के द्वारा सार्वजनिक रूप में अनाज का भंडारण किया जाता है और वहां पर जो सब्सिडी दी जा रही है, इस कारण से ये जो भंडारण है इसका निर्यात के लिए उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर निर्यात के लिए उपयोग होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेहूं का व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सार्वजनिक भंडार के लिए अगर आप गेहूं इकट्ठा करते हैं सरकारी खरीद के माध्यम से, तो वहां पर निर्यात की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भंडारण आप खाद्य सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक समस्या भविष्य में आ सकती है कि अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं कि भारत के पास जो भी खाद्य का भंडार है वो खाद्य सुरक्षा के लिए है और वो डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी के द्वारा है। अगर भारत वहां से निर्यात करता है तो वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है, और ये एक तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसी तरह का विवाद अगर हम देखें तो मार्च में हो चुका है, जहां पर भारत ने अपने स्टॉक में से चावल का जो निर्यात किया था उस पर अमेरिका का विरोध है, और अमेरिका इसके ऊपर कंसल्टेशन में जा चुका है डब्ल्यूटीओ में। क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो भी चावल का निर्यात हो रहा है उसका लगभग 50% भाग वर्तमान में भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो अमेरिका जैसे देश है उनके द्वारा इसका विरोध किया गया है डब्ल्यूटीओ में। अगर भारत के द्वारा गेहूं का निर्यात भी बढ़ाया जाता है तो यह बाजार भारत को मिलेगा, जो बाजार अभी हम देख चुके हैं कि अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन के द्वारा प्रमुख रूप से संचालित किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा जैसे जो विकसित देश हैं वो भारत को यह बाजार देने में इतना सहज नहीं होंगे। इसीलिए अगर भारत अपने स्टॉक से गेहूं का निर्यात करता है तो पश्चिमी विकसित देशों के द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। अगर यह विरोध नहीं होता है, उसी स्थिति में हम निर्यात की स्थितियों में आसानी से जा सकते हैं। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, इवोल्यूशन कैन हैपन एट शॉर्टर टाइम स्केल्स। यहाँ पर अगर हम इवोल्यूशन या पूरे एक विकास की स्थितियों को देखें तो माना यह जाता है कि संभवतः जो विकास है वो बहुत लंबी समय सीमा के अंतर्गत होते हैं, और यह कम समय में एक तरह से आसानी से नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनुसंधान सामने आया है जिसमें प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि कम समय में भी एक तरह से जो विकास या इवोल्यूशन के अलग अलग पक्ष हैं वह प्रमुख रूप से हो सकते हैं। वर्तमान में जिस नए अध्ययन की हम बात कर रहे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब भी हम बात करते हैं विकास की तो माना यह जाता है कि यह लंबी अवधि में होने वाली धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके विपरीत भी एक तरह से प्रक्रिया हो सकती है जहां पर विकास कम अवधि में भी हो सकता है। इस अध्ययन में यह भी प्रमुख रूप से कहा गया है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो केवल निवास स्थान का विनाश होने से नए प्रकार का एक तरह से विकास हो सकता है। आक्रमण होना, यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई प्रजाति ए रहती है, अब दूसरी प्रजाति बी अगर तेजी से आगे बढ़ती है तो ये जो पुरानी प्रजाति ए है वो दूसरी जगह पर अपने आप को विकसित करती है या अपने अनुसार नए तरह के विकास वो करती है जिससे कि वो नई स्थितियों में अपने आप को ढाल सके। तो कोई भी अलग प्रजाति का अगर आक्रमण होता है तब भी हम एक तरह से जो ढलने की स्थितियां होती हैं अपने आप को नई परिस्थितियों में, उसके अनुसार विकास को एक तरह से देखते हैं। या अगर मान लीजिए प्रदूषण की स्थितियां हैं तो उसके अनुसार जो भी परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग जीवों में देखे जाते हैं या पेड़ पौधों में देखे जाते हैं, तो ये विकास की स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो अध्ययन किया गया वो ये कह रहा है कि ये जो कारण है इससे अलग भी एक तरह से विकास के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से ये भी कहा गया है कि अगर हम वास्तविक रूप में विकास की बात करते हैं तो यह एक वर्ष के मौसम के अंदर भी एक तरह से हो सकता है, यानी दीर्घ अवधि में न होकर एक लघु अवधि में केवल एक मौसम के अंदर भी इस तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यह अध्ययन 3 विश्वविद्यालयों के द्वारा मिलकर किया गया है, स्टैनफोर्ड, पेंसिल्वेनिया और अहमदाबाद विश्वविद्यालय, और 8 वर्षों में एक तरह से यह अध्ययन प्रमुख रूप से किया गया है। यह अध्ययन प्रमुख रूप से ड्रोसोफिला पर किया गया है, जो एक प्रकार की मक्खी है जो फलों पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। इस परीक्षण में मक्खी की इस प्रजाति को कृत्रिम स्थितियों में रखा गया और साथ साथ इसके जो अंडे उनको भी रखा गया और यह देखा गया कि वो किस तरह से अपना विकास करते हैं। यहाँ पर अध्ययन में यह देखा गया कि जैसे जैसे मौसम के परिवर्तन कृत्रिम रूप में किए गए, मक्खियों का जो विकास था उसमें आनुवंशिक रूप से कुछ परिवर्तन देखे गए।
इस अध्ययन के आधार पर अंतिम रूप में यह भी एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जब हम अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण की बात करते हैं तो वो प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक भिन्नता अधिक होती है, अगर जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां होती हैं तो उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने की उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। और माना जा रहा है कि वो अपने आप को इस तरह की नकारात्मक स्थितियों में भी बचाकर आगे विकसित हो सकती हैं, जैसा परीक्षण में मक्खियों के द्वारा भी किया गया। यानी मक्खियों में अलग अलग मौसम के अनुसार जो कृत्रिम रूप में तापमान के परिवर्तन किए गए, उसके अनुसार उन्होंने अपने विकास के क्रम को धीरे धीरे परिवर्तित किया। और इस तरह की स्थितियां अन्य प्रजातियों में भी हो सकती हैं जिनमें आनुवंशिक रूप से भिन्नता काफी अधिक होती है। तो इस तरह की स्थितियां अगर भविष्य में बनती हैं तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो माना जा रहा है कि प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं, उसकी संभावना कम होगी। और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण को लेकर जो स्थितियां हैं उन पर नए रूप में काम किया जा सकता है कि अगर आनुवंशिक रूप में उनमें परिवर्तन होते हैं तो हम उनको संरक्षित कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की स्थितियों में उनके नष्ट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस आधार पर अध्ययन जब और किए जाएंगे तब जो परिणाम मिलेंगे उसके आधार पर हम अंतिम रूप में कह पाएंगे कि इस तरह का जो विकास का क्रम है वह कम समय में भी हो सकता है, केवल दीर्घ काल में ही नहीं हो सकता है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं। आर्मी इंडक्ट्स रशियन मैनपैड्स। मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैनपैड्स के माध्यम से किसी सैनिक के द्वारा कंधे पर एक तरह से इसको रखकर किसी भी वायु में एक तरह से उड़ता हुआ जो टारगेट है उसको लक्षित किया जा सकता है। प्रमुख रूप से वायुयान को मार गिराने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध में अगर हम देखें तो यूक्रेन के द्वारा रूस के कई लड़ाकू विमानों को मैनपैड्स के माध्यम से मार गिराया गया है और इस कारण से मैनपैड्स पुनः एक तरह से चर्चा में हैं। भारत की तरफ से रूस से इग्ला एस मैनपैड्स लिए जाएंगे। भारतीय सेना में लंबे समय से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपैड्स की एक मांग की जा रही थी और आपातकालीन खरीद के माध्यम से रूस से इग्ला एस सिस्टम का एक जो छोटी संख्या है उसको भारत ने खरीदा है। भारत के द्वारा रूस के साथ में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का एक समझौता बड़े स्तर पर किया गया है जिसे वी शॉरेट भी कहा जाता है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी एक तरह से जो खरीद है वो हम करने वाले हैं रूस के साथ में और ये एक बड़ा अनुबंध है जो अभी लंबित है और रक्षा मंत्रालय अभी इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन छोटे स्तर पर अगर हम देखें तो इसी समझौते के एक भाग के रूप में इग्ला एस मैनपैड्स को भारत प्राप्त करने वाला है। दिसंबर 2020 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और उपकरण दिसंबर 2021 तक वितरित किए गए थे। इसमें 24 लॉन्चर, 216 मिसाइल और परीक्षण उपकरण शामिल थे। यानी छोटे स्तर का जो इग्ला एस का तंत्र है वो भारत ने प्राप्त कर लिया है। बड़े स्तर का जो अनुबंध है वो अभी भी लंबित है। हमें ध्यान रखना होगा कि फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद पहली बार सेवाओं को एक तरह से इस तरह की अनुमति दी गई कि उप प्रमुख स्तर का जो अधिकारी है उसको आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई। तो जो भी एक तरह से उप प्रमुख के पद पर है सेना में किसी भी अंग की अगर हम बात करें तो उनको कुछ आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई हैं और इसी आपातकालीन वित्तीय शक्ति का उपयोग करके इग्ला एस मैनपैड्स हम रूस से छोटे स्तर पर खरीद रहे हैं। इस प्रकार की शक्तियों का आधार फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद एक तरह से किया गया था। यानी आपातकालीन स्थितियों में उप सेना का जो प्रमुख है उसको आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं कि वह कुछ खरीद करने की अनुमति दे सकता है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो विवाद था तो यह जो शक्ति है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हम ध्यान रखें वर्तमान में सेनाओं के जो उप प्रमुख हैं उनको आपातकालीन जो वित्तीय शक्तियां हैं उसके आधार पर सेना बिना किसी और मंजूरी के तत्काल आधार पर 300 करोड़ रुपए तक के जो हथियार हैं उन प्रणालियों को खरीद सकता है। इस तरह की जो आपातकालीन वित्तीय शक्तियां हैं वह सेना के उप प्रमुखों को तीनों अंगों में दी गई हैं। इसी का उपयोग करके सेना की तरफ से इग्ला एस जो तंत्र है वो मैनपैड्स के रूप में एक तरह से रूस से प्राप्त किए जा रहे हैं। भारत के द्वारा जो इग्ला एस नई खरीद की जा रही है तो वर्तमान में इग्ला हमारे पास जो मैनपैड्स हैं उनको एक तरह से बदला जाएगा और उनकी आवश्यकता भी थी। इसी आधार पर जो पुराने इग्ला का तंत्र था मैनपैड्स का उसके आधार पर इग्ला एस जो मैनपैड है वो हम रूस से प्राप्त कर रहे हैं। जब हम बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों की बात करते हैं जैसे इग्ला एस की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हमारे सैनिकों को एक तरह से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से एक तरह से रक्षा मिलती है
क्योंकि सैनिक इसे अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकता है और लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकता है। भारत के द्वारा बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए प्रस्ताव अक्टूबर 2010 में किए गए थे, जिसमें 5000 से अधिक मिसाइलों, 258 सिंगल लॉन्चर और 258 मल्टी लॉन्चर की बात की गई थी। भारत के द्वारा ये जो प्रस्ताव रखा गया था, इसके आधार पर 3 कंपनियां एक तरह से परीक्षण में आगे आई। इसमें फ्रांस की MBDA, रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और स्वीडन की SAAB, तीनों कंपनियों को 2017 में तकनीकी रूप से एक तरह से घोषित किया गया कि उन्होंने जो मानक है उसका पालन किया है। और अंतिम रूप में नवंबर 2018 में सबसे कम बोली लगाने के लिए इग्ला एस, जो रसिया का मैनपैड्स है, उसको एक तरह से विजेता घोषित किया गया और इसको भारतीय सेना में शामिल करने की स्थितियां बनी। और इसी आधार पर हम देखें तो छोटे स्तर की ये जो खरीद है इग्ला एस मैनपैड्स की, वह भारतीय सेना के द्वारा की गई है। आज के हम अंतिम आलेख को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक रेलिक्स पॉइंट टू रिवराइन सेटलमेंट एट अट्टापड्डी। यहाँ पर प्रमुख रूप से केरल और तमिलनाडु में अट्टापड्डी पहाड़ियों के आसपास बहने वाली जो 3 नदियां हैं, उनके किनारे प्राग ऐतिहासिक कलाकृतियां और पुरातात्विक अवशेष एक तरह से प्राप्त किए गए हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में एक परिपक्व बस्ती की उपस्थिति रही होगी। यहाँ पर पत्थर के औजार, मानव बसाव की गुफाएं, कब्र या लोगों के दफन करने के लिए जो कक्ष या चैम्बर हैं, उनकी उपस्थिति, पत्थर के घेरे, दफन किए गए कलश, काले और लाल बर्तन, टेराकोटा छवियां, पत्थर की नक्काशी और ग्रेनाइट शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। इन्हें मुख्य रूप से अट्टापडी के आदिवासी क्षेत्रों में एक तरह से प्राप्त किया गया है। इस आधार पर माना जाता है कि यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक मानव बस्तियां होंगी। प्रमुख रूप से जो 3 नदियां हैं जिनके आसपास क्षेत्रों में इसे पाया गया है, वे हैं भवानी, सिरुवानी और कोडुमकारा पल्लम, जिसे अन्नाकट्टी भी कहा जाता है। तो इनके क्षेत्रों में पुरातात्विक खोज की गई है। इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल के अन्य प्रमाण प्राप्त करके हम यहाँ पर मानव बसाव की जो स्थितियां हैं, उनकी अंतिम रूप में एक तरह से पुष्टि कर सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में घट रहे गेहूं के भंडार की कमी की भरपाई भारत द्वारा की जा सकती है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, भूमिका, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में घट रहे गेहूं के भंडार की स्थिति और भारत में उपस्थित क्षमता का उल्लेख करें। आप आंकड़े बता सकते हैं किस रूप में भारत के पास क्षमता उपस्थित है और रूस यूक्रेन से निर्यात नहीं आने से क्या प्रभाव पड़ा है। मुख्य भाग, रूस और यूक्रेन की गेहूं निर्यात में भूमिका, विभिन्न देशों की आयात पर निर्भरता, भारत के समक्ष विकल्प, भारत के निर्यात में प्रमुख समस्या। यहाँ पर WTO का एक जो विवाद है, जो चावल के संदर्भ में अमेरिका ने आगे बढ़ाया है, उसी को एक तरह से हम बता सकते हैं कि यह गेहूं में भी हो सकता है। निष्कर्ष, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार निर्यात करके भारत लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ होने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, वर्तमान समझौते से दोनों देशों को लाभ के साथ चीनी प्रभाव को हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जब हम भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को बढ़ाते हैं तो हम ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में व्यापारिक स्थितियां सामान्य नहीं है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक स्थितियों में भी एक संतुलन आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जो हानि हो रही है चीन के कारण, उसमें एक तरह से भरपाई हो सकती है। मुख्य भाग, वर्तमान समझौते के प्रमुख बिंदु, ऑस्ट्रेलिया चीन व्यापार विवाद से भी संबंधित है, वो आप बताएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित कर चीन को दबाव में लाएगा। तो चीन की तरफ से आपूर्ति श्रृंखला में जो दबाव बना हुआ है वो थोड़ा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया अगर अपने आप को एक दूसरे के साथ व्यापार में आगे बढ़ाते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला के रूप में भारत की एक तरह से उपस्थिति मजबूत होगी और यह चीन की स्थिति को हिंद प्रशांत महासागर में कमजोर करेगा। निष्कर्ष, भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते ने व्यापारिक उद्देश्यों के साथ साथ सामरिक हितों को भी लक्षित किया है। ध्यान रखें, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के साथ क्वेड में भी एक तरह से सम्मिलित हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया का जो समझौता है, क्वेड के माध्यम से जो सामरिक एक साझेदारी है, उसी को और ज्यादा विस्तारित करने की एक प्रक्रिया दिखती है। यह हमारा 3 अप्रैल 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।